हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 के पेपर 1 में आने वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी जो हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, हम उनका विस्तार पूर्वक अवलोकन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में और हमें किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। पहला प्रश्न है, इसके ऑप्शन है, पहला शुद्धवर्तनी, दूसरा सुलेख, तीसरा श्रुत लेखन और चौथा है आशुभाषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशुभाषण। ठीक है, तो आशु मीन्स क्या होता है? आशु, आपने आशु लेखन भी सुनना होगा। आशु का अर्थ होता है तुरंत या तत्काल। ठीक है, आशुलेखन क्या होता है कि उसमें किसी टॉपिक पर हमें तुरंत लिखना होता है, और वैसे ही आशुभाषण हो जाएगा कि जो किसी टॉपिक को तुरंत पाकर उस पर भाषण दे देना, वो आशुभाषण हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। और जो बाकी के ये 3 बचे हुए हैं, ये क्या हैं? ये लेखन अभिव्यक्ति के रूप हैं। ठीक है, शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बताइए कितनी बोलियां हैं। इसके ऑप्शन है, पहला 15, दूसरा 25, तीसरा है 18 और चौथा है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5। ठीक है, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला है पूर्वी हिंदी। ठीक है, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और 5वां है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी। तो हो गए हमारे 5 उपभाषाएं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं ये, और इनमें उपभाषाओं में कई बोलियां हैं। ठीक है, जैसे कि आगे देख लेते हैं। हमने पढ़ा पहले पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्या है? हिंदी की एक उपभाषा है। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी? उसको याद करेंगे, ABC। पहला है अवधी, अवधी, दूसरा है बघेली, बघेली, और तीसरा है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ओके, ये हो गया पूर्वी हिंदी। अब है दूसरा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5। कौन कौन सी? इसको याद करेंगे, के, बी, के, बी, और एक हो जाएगा 5वां H, के बी H। ठीक है, के से हो गया कौरवी यानी खड़ी बोली, या कौरवी को ही खड़ी बोली भी बोलते हैं। बी से हो गया ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज। और फिर के से हो गया कन्नौजी, और बी से हो गया बुंदेली, और एच से हो गया हमारा हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिंदी भाषा की एक बोली है हरियाणवी। ओके, कौन कौन सी है पश्चिमी में? कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ओके, तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, राइटिंग को थोड़ा आप लोग इग्नोर करें। ओके,
जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें। इसको याद करेंगे MMB से। MMB में क्या होगा, पहला है मैथिली, दूसरा है मगही, तीसरा है भोजपुरी। ओके, और चौथा कौन सा है? चौथा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक है। इसमें 4 बोलियां हैं, 3M और एक है J। तो M से क्या हो गया, एक हो गया मारवाड़ी, दूसरा मालवी, तीसरा मेवाती, और J से हो गया जयपुरी। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ओके, और लास्ट है पांचवा। पांचवे में कौन सी भाषा है? उपभाषा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, ओके। पहाड़ी हिंदी में 2 ही बोलियां हैं, पहला है कुमायूनी, दूसरा है गढ़वाली। ओके, और ये हो गए हमारे टोटल 17 बोलियां। 17 बोलियां होंगी, प्लस एक होता है दक्षिणी हिंदी, जो दक्षिण भारतीय भाषाओं में या दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी होती है, उसे दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। तो उसको मिला के हो गई टोटल 18 बोलियां। हिंदी की टोटल 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कौन सा है? ऑप्शन है, पहला कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, दूसरा सरस्वती माधुरी, तीसरा कल्पना ज्ञानोदय और चौथा है नवनीत कादम्बिनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका हो जाएगा पहला वाला ही राइट आंसर होगा, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट जी की। ठीक है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 1868 में, और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ 1877 में। तो भारतेंदु युग लगभग माना जाता है 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके बीच में ही ये पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। ओके, ये दोनों ही मासिक पत्रिका हैं। सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, बताइए। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा है अखिलेश। इसका राइट आंसर है अखिलेश। ये अखिलेश जी द्वारा संपादक पत्रिका है, क्या है? तद्भव। ठीक है, ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका है तद्भव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है, पहला विद्यापति, दूसरा नरपति नाल, तीसरा चंद्रवरदाई और चौथा है जगनिक। किसकी पंक्तियां हैं ये? इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा, ये जगनिक की पंक्तियां हैं। ठीक है, जगनिक की कौन सी रचना है? परमाल रासो। परमाल रासो, ये परमाल रासो की पंक्तियां हैं। परमाल रासो को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड, आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को। और विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है कीर्तिलता, एक है कीर्ति पताका और एक है पदावली। नरपति नाल ने लिखा है बीसलदेव रासो और चंद्रवरदाई जी ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको यूपी टेट के 30 नंबर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे अपनी तैयारी पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में
हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा है मॉरिशस। ठीक है, तो बताइए, पाकिस्तान में तो नहीं ही होगा, सबको पता है। ठीक है, हिंदी भाषा। ओके, दक्षिण अमेरिका में भी इंग्लिश चलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश बोली जाती है। मॉरिशस में क्या है, हिंदी भाषा में लिखने और बोलने का प्रयोग किया जाता है मॉरिशस में। ओके, इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो बताइए, पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा बुंदेली, तीसरा ब्रज, चौथा छत्तीसगढ़ी। तो किस भाषा की रचना है? सूरसागर ब्रज भाषा की। और सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। ठीक है, सूरदास जी की। सूरदास कौन है? भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये अष्टछाप के भी कवि हैं। ओके, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है पहला सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है? इसमें हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और एक इनकी और रचना है झांसी की रानी। ठीक है, कौन सी? झांसी की रानी। हमने वो कविता पढ़ी होगी ना, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ इनकी झांसी की रानी कविता से ही ली गई हैं और ये रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? बताइए, पहला ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है व्याकरणिक भाषा, तीसरा प्रांजल भाषा, चौथा मानक भाषा। तो क्या था प्रश्न? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, यानी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, मानक भाषा। मानक भाषा को आदर्श भाषा बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अभी हम ऊपर इसको पढ़कर आ रहे हैं ना, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो। तो हमने ऊपर पढ़ा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार रासो। ये जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद-बरदाई जी की। किसकी? चंद-बरदाई। ठीक है, चंद-बरदाई जी की रचना पृथ्वीराज रासो। खुमान रासो है दलपति विजय जी की रचना। दलपति विजय, दलपति विजय जी की रचना है खुमान रासो। बीसलदेव रासो है नरपति नाल जी की रचना है बीसलदेव रासो। ठीक है, ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आ गया गद्यांश। तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 41 से 45। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम हमेशा प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। तो पहला प्रश्न है गद्यांश का, खुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, ये गद्यांश में मिलेगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ये व्याकरण का प्रश्न है। और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? यह भी गद्यांश का प्रश्न है। और श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है,
श्रुति धर्म का अर्थ ढूंढना है, बुद्धत्व प्राप्त करने की आयु और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, अब हम पढ़ेंगे गद्यांश। चलिए पढ़ते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ी थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ये मिल गया हमें पहला वाला आंसर। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। फिर 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, ये भी पूछा गया था ना कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में। पावा में शरीर त्यागा, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, श्रुति धर्म यानी वैदिक धर्म। अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य शब्द है घूम। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय पीछे क्या लगा हुआ है। ऑप्शन है पहला अक्कड़, दूसरा ड़ा, तीसरा अड़ और चौथा है कड़। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ मिलकर बना है घुमक्कड़। ओके, प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, पारसौली में। हमने अभी पढ़ा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, और पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें कौन सा दूसरा वाला राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। इसमें संधि बतानी है। ऑप्शन है विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी। स्वच्छंद बना है स्वा प्लस छंद मिलकर। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, स्वा प्लस छंद मिलकर बना है स्वच्छंद और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष और चौथा 80 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 35 वर्ष, हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का अर्थ, पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म और चौथा वैदिक धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला वैदिक धर्म। ये हो गए गद्यांश के प्रश्न खत्म। अब अगला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। ठीक है, पर्यायवाची बताना है निमिष शब्द का। इसके ऑप्शन है पहला प्रकाश, दूसरा छिद्र, तीसरा पूर्ण और चौथा है क्षण। तो बताइए कौन सा पर्याय है। राइट आंसर हो जाएगा क्षण। ठीक है, क्षण यानी पल, कह सकते हैं अपनी भाषा में सेकंड।
ओके। क्षण या पल निमेष के पर्यायवाची हो जाएंगे। निमेष का अर्थ होता है अत्यल्प समय, यानी बहुत ही कम समय। ओके। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ठीक है, वाच्य बताना है। तो अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो हम इसमें कौन सा वाला ऑप्शन लगाएंगे? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैंने अपनी कई सारी क्लासेस में बताया है आपको, अगर नहीं दिखे वाक्य में तो हमें हमेशा भाववाच्य की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, भाववाच्य इसका राइट आंसर होगा। कर्तृवाच्य कब होता है? जब वाक्य में क्रिया का स्वरूप कर्ता के आधार पर हो। ठीक है, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, तो होता है कर्तृवाच्य। अगर क्रिया का स्वरूप कर्म के आधार पर हो, कि कर्म, जैसे कर्म अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तो उसी के हिसाब से क्रिया भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो जाती है, तो उसमें कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य होता है जिसमें क्रिया भाव के अनुसार होती है। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा अपरिमेय, चौथा है अनाहूत। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। और प्रत्याशा क्या होगा? प्रत्याशा ये हो जाएगा जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, वो हो जाता है प्रत्याशा। अपरिमेय होता है जिससे मापना संभव ना हो। ठीक है, जिसका माप ना हो सके वो अपरिमेय होता है। अनाहूत होता है जो बिना बुलाए आया हो। ठीक है, वो अनाहूत। जैसे आहूत, आहूत क्या होता है? आहूत मतलब बुलाना। ठीक है, और अनाहूत होता है जो बिना बुलाए आया हो। आगे अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा गाय, तीसरा गोबर, चौथा गोधन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। ओके, गेहूं तद्भव है और गोधूम क्या है? इसका तत्सम शब्द है। ओके, तत्सम होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर या थोड़ा बदलाव के कारण हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ओके, गाय का तत्सम क्या हो जाता है? गौ। ठीक है, गौ माता हमने सुना है ना। गोबर का क्या हो जाएगा? गोमय। गोमय, गोबर का तत्सम होता है गोमय। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द में या निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो बताइए कौन सा इसमें संधि विच्छेद सही होगा? यहाँ निस के बाद प्लस का साइन होगा। ठीक है, निस धन कपट। पहला ऑप्शन है निह प्लस कपट, दूसरा है निश प्लस कपट, तीसरा है नी प्लस कपट और चौथा है निस धन कपट। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, निह धन कपट। कैसे? इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि सारा। निह धन कपट, अगर विसर्ग संधि का नियम है, अगर प्लस, ये प्लस का साइन है, अगर इसके पहले ई या ऊ आया हो और प्लस के साइन के बाद का आया है ना, प्लस के साइन के बाद का, खा, पा, फा या षटकोण वाला शा। ठीक है, ये इनमें से कोई वर्ण आए हों तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ये वाला शा आ जाता है। ठीक है, यही हुआ है, इसमें विसर्ग हटाकर शा, विसर्ग हटाकर शा आ गया है। ओके, हो गया निष्कपट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? पहला ऑप्शन है अनुग्रहीत, दूसरा अनुगृहीत, तीसरा अनुग्रहीत, चौथा
अनुग्रहित। बताइए कौन सा है राइट ऑप्शन इसका। इसमें हो जाएगा शुद्ध, दूसरा वाला अनुग्रहित, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला सापेक्ष, दूसरा उपेक्षा, तीसरा निरपेक्ष, चौथा अपेक्षित। क्या होगा इसका राइट आंसर। अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण है अपेक्षित। और अपेक्षा का विलोम क्या होता है। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। पहला ऑप्शन दंत, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा है दंतालु। बताइए श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है, और दंत वाला श कौन सा होता है, ये वाला, और मूर्धा श होता है ये वाला, और तालु होता है ये वाला। ओके, दंत से जो वर्ग उच्चारित होता है वो होता है तावर्ग। ठीक है, तावर्ग का उच्चारण किससे होता है, दंत से। और तालु का उच्चारण स्थान चावर्ग। ठीक है, चावर्ग का उच्चारण तालु से होता है। और मूर्धा क्या होता है, टावर्ग, टावर्ग से, यानी टावर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है अत, दूसरा अ, तीसरा अत्य और चौथा है अति। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला अति। ठीक है, अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत, अंत शब्द है, अति उपसर्ग है, अति प्लस अंत मिलकर बन गया अत्यंत। अगला प्रश्न है उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा प्राणियों के पेट का एक अंग, दूसरा पर्वत का शिखर, तीसरा पर्वत के पास की भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। ओके, और जो पहला वाला है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको कहते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं, उदयाचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अंगा का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन है पहला नासिक्य, दूसरा कंठोष्ठ, तीसरा मूर्धन्य, चौथा कंठ तालव्य। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, पहला वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, नासिक्य। ठीक है, अंगा क्या है, का वर्ग का पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर। तो जो सभी वर्गों के पांचवें अक्षर या पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंगा, इया, डा, ना और मा, ये सभी क्या हैं, ये नासिक्य उच्चारण स्थान होता है इनका। ठीक है, इन्हें पंचमाक्षर बोलते हैं और ये नासिक्य से उच्चारित होते हैं, और इन्हें ही क्या अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। बताइए 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो मलमल क्या है, मलमल एक कपड़ा है। तो ये बता रहा है कि मलमल कितना है, 4 गज का है। तो उसके बारे में कुछ माप तौल बता रहा है ना। तो माप तौल बताने वाला विशेषण कौन सा होता है,
पहला ऑप्शन है संख्यावाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला परिमाण बोधक। परिमाण का अर्थ ही होता है मापतौल। ओके, तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और यही चारों भेद विशेषण के हैं। ठीक है, पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है? प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप बताना है हमें। ऑप्शन है शीशा, दूसरा शीर्ष, तीसरा सिरा, चौथा शीर्षक। तो शीश का तत्सम रूप होता है, दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? शीर्ष। ओके, अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में समास है। कौन सा समास है बताना है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा अव्ययी भाव समास। बताइए, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास होगा? तो हमें पता है कि अगर किसी भी शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है तो उसमें क्या हो जाता है? द्विगु समास। ठीक है, तो ये क्या है? द्विगु समास है इसमें। ओके, तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। ठीक है, 4 राहों का समूह। ओके, ऐसे ही द्विगु समास। अगला लास्ट प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। पहला है अप्रिय लगना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा कष्टदायक होना और चौथा है बहुत प्रिय होना। बताइए, आँख की किरकिरी होना, इसका अर्थ होगा पहला वाला अप्रिय लगना। ठीक है, अगर आँख में किरकिरी होगी तो वो अच्छा तो लगेगा नहीं। ठीक है, अप्रिय लगेगा। ओके, तो ये जो है बहुत प्रिय होना, इसका मुहावरा होता है, क्या होता है? आँख का तारा होना। आँख का तारा होना होता है बहुत प्रिय होना। ओके, आँख की किरकिरी होना होता है अप्रिय होना। ये हो गए हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे क्लासेस ले आऊँगी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।